मैं गौतम प्रसाद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज एम.कॉम सेमेस्टर 4 के पेपर CC 403 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड CSR पर लेक्चर दे रहे हैं। टॉपिक है कॉजेस ऑफ विसल ब्लोइंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विसल ब्लोइंग। और साथ में इसमें हम लोग विसल ब्लोइंग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए विसल ब्लोइंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ विसल ब्लोइंग। तो विसल ब्लोइंग बाय disclosing wrongdoings of an organization to outsiders causes harms of one type or other to the organization. Hence, whistleblowing is not welcome. This then means that organization need to avoid whistleblowing to take place. It is always better for an organization to be proactive than reactive in the matters of whistleblowing. बिकॉज हम लोग सुने हैं ना, प्रिवेंशन इज चीपर एंड बेटर देन क्योर। तो जस्ट लाइक वैसे, तो इसलिए हम लोग को इसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए इस रिगार्ड में, ना कि रिएक्टिव होना चाहिए विसल ब्लोइंग के रिगार्डिंग। तो हम लोग आते हैं इसमें, तो इसके लिए क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं विसल ब्लोइंग के लिए जो कॉज होता है ऑर्गेनाइजेशंस में वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ हैं हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट होता है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल फंड्स फॉर प्राइवेट पर्पजेज। जैसे ऑफिशियल फंड्स का प्राइवेट फंड्स पर्पज़ के लिए मिसयूज़ गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए होता है। दूसरा, ऑफिशियल पावर्स यूज फॉर प्राइवेट गेन, मतलब खुद के फ़ायदे के लिए ऑफिशियल के पावर का हम लोग ऑफिस पावर का यानी पोजीशंस का उसका गलत यूज़ कर लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन बाय एज, रेस और सेक्स, इसमें भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं एज में, रेस में, सब चीज़ों को लेके। फिर नेक्स्ट, करप्शन करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए भी हम लोग विसल ब्लोइंग का जनरेट होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी हम लोग का ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग हार्म टू पब्लिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस। फिर नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट। फिर नेक्स्ट, मोनोपोलिस्ट प्राइस रिगिंग। फिर नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ऑफिशियल फंड्स फॉर पॉलिटिकल कैंपेन। तो हम लोग ज़्यादातर जो विसल ब्लोइंग का कॉज देखते हैं आजकल डेली लाइफ में हम लोग, और ख़ास करके इंडिया में हम लोग देखेंगे, तो जैसे ऑफिशियल पावर्स यूज फॉर प्राइवेट गेन, ये एक कॉज होता है कॉमनली जो विसल ब्लोइंग का कॉज होता है, कि हमारे यहाँ इंडिया में पर्सनल फ़ायदे के लिए ऑफिस के पावर का यूज़ किया जाता है, यानी पोजीशंस का यूज़ किया जाता है। फिर एक देखे होंगे करप्शन, जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके लिए भी विसल ब्लोइंग होता है। या फिर एक हम लोग बोलते हैं ना सेक्सुअल हरासमेंट, ये वर्क प्लेसेस में होते हैं जनरली, तो इसके लिए भी होता है जहाँ। और एक हम लोग देखे होंगे यूज़ ऑफ ऑफिशियल फंड्स फॉर पॉलिटिकल कैंपेन, यानी ऑफिशियल फंड्स का यूज़ पॉलिटिकल कैंपेन के लिए होता है, यानी राजनीति के लिए करते हैं हम लोग, तो इससे अवॉइड करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो कॉज है विसल ब्लोइंग के। अब हम लोग इसमें आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विसल ब्लोइंग। तो हम लोग जब फैक्टर्स का स्टडी करते हैं तो फैक्टर्स में दो फैक्टर्स होते हैं, एक डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होता है, तो हम इसमें बोल सकते हैं द सजेस्ट कैन नॉट सजेस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अंटिल द फैक्टर अफेक्टिंग विसल ब्लोइंग आर अंडरस्टूड। मतलब उसका फैक्टर्स जब तक नहीं जानेंगे, ठीक है, विसल ब्लोइंग का कारण का नहीं पता चलेगा, तब तक वो कोई भी चीज़ नहीं करें। तो हम लोग जो इसमें बोलते हैं तो इसको दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्टली, टू अचीव conformity of previous research studies in getting consistent results, and second होता है in framing effective management strategy especially in public sector enterprises in the Indian context. तो the demographic factors may impact whistleblowing. The demographic factors such as age, gender, level of education, managerial level and tenure, where the variables are used for testing. Clear? और दूसरा एस्पेक्ट जो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की, तो द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इंक्लूड्स लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फैक्टर्स. सम ऑफ द स्टडीज कंसिडर दिस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन द विसल ब्लोइंग, यानी लीडरशिप स्टाइल कैसा है, तो
तो उसके हिसाब से भी हमारा विसल ब्लोइंग में इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे लीडरशिप स्टाइल इज लीडर्स स्टाइल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल्स. तो लीडरशिप is influencing people by providing purpose, direction, and motivation while operating to accomplish the mission and improving the organization. Employees were more comfortable blowing the whistle when they perceived organizational leaders, and managers were practices transformational leadership than when they perceived they were not. यहाँ डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल ब्लोइंग द विसल और नॉट. उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ चीज़ें गलत हो सकती है. जैसे लीडरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपोर्टिंग रॉन्ग डूइंग कम्प्रीहेंड्स क्या हो सकता है. तो जिससे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी इन engineering a culture supportive of whistleblowing and a culture of consistency, openness and transparency. फिर हम लोग बोल सकते हैं an emphasis on sorting out bullying and harassment, or drawing the connection between whistleblowing ethics and integrity. फिर resisting the temptation for leaders to simply look after this own position when under political pressure. जब आते हैं तब उसमें अपना अलग होता है. तो ये सब चीज़ें भी हो सकता है. और कल्चर के साथ जाएँ तो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ विशल ब्लोइंग. Whistle blowing is often the result of an organizational culture that lacks that accountability for its exposed value. As per Vinci Bandry, they consider 7 dimensions of organizational culture that influence the employee's reflection process that ultimately leads to the whistleblowing behavior, which includes जैसे विजिलेंस बोल सकते हैं, empowerment, engagement, courage, credibility, option and accountability. और एक बात और लास्ट जो हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की. तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और विसल ब्लोइंग क्या है. तो द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रिवार्ड सिस्टम, performance appraisal system, etc. Likewise, so the organization system needs to be transparent to be effective. Many countries reward whistleblowers and encourages them for future whistleblowing. The communication also plays a very important role in the whistleblowing. The support for upward communication encourages whistleblowing. The communication gap between the different levels of management creates misunderstanding among the employees. Therefore, there is a need for transparency in the organization structure about the policies, procedures, strategies, and so on. Likewise, clear? तो हम लोग देखते हैं ये 2 फैक्टर होते हैं जनरली. हम लोग का हो जाता है एक डेमोग्राफिक फैक्टर्स और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में 3 चीज़ें, लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, मतलब फर्दर इसमें कैटेगराइज होता है. अब हम लोग आते हैं विशल ब्लोइंग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस. तो ये जानना बहुत जरूरत है. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉय encourages विशल ब्लोइंग एज अ वे टू रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग्स एंड मैनेजेस रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशंस. Employees also need to be well equipped for handling any such concerns raised by workers. Okay? Or it is considered best practices for an employee to, which are first, have a whistleblowing policy or appropriate written procedure in place. Next, ensure the whistleblowing policy or procedure are easily accessible to all workers. Next point, raise awareness of the policies or procedure through all available means such as staff engagement, intranet sites, and other marketing communications. Next point, provide training to all workers on how disclosures should be raised and how they will be acted upon. Next point, provide training to managers on how to deal with disclosures. Next, we both सकते हैं point, great and understanding that all staffs of all levels of organization should demonstrate that they support and encourage whistleblowing. Next point, confirm that any clause in settlement agreement do not prevent workers from making disclosures in the public interest. For next, create an organizational culture where workers feel safe to raise
a disclosure in the knowledge that they will not face any detriment from the organizational as a result of speaking up. For next, undertake that any detriment towards an individual who raise a disclosure is not acceptable. तो हम लोग इस बेसिस में देखते हैं मोस्ट ऑफन द एम्प्लॉयज फेयर टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द इलीगल एक्टिविटीज being carried out in the organization because some reasons these are this threat of life, lost jobs and careers, lost friendships, resentment amongst workers और breach of trust and loyalty. Likewise इसलिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वो रेज नहीं करता है, गलत के विरोध में भी हम लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोलने से डरते हैं. तो दस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल विच पास इन 2011 बाई लोकसभा. 2011 में विशल ब्लोअर बिल एक प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास किया गया था. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड दैट ऑफेंस आर कंसिडर्ड valid for whistleblowing and for which the protection is offered by the law. तो इसके लिए कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो विच आर द वॉइस कैन बी रेज्ड एंड लॉज आर प्रोटेक्टेड. जैसे हम लोग बोल सकते हैं विसल ब्लोइंग में क्या क्या चीज़ें होता है. जैसे फर्स्ट आता है इसके लिए लॉ है रिगार्डिंग में फ्रॉड के रिगार्डिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी इंटेंजर्स के रिगार्डिंग, डैमेज टू द इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, वॉल्सन ऑफ कंपनी लॉज के रिगार्डिंग, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के रिगार्डिंग, ब्रीच ऑफ लॉज एंड इनजस्ट लॉज एंड जस्टिस के रिगार्डिंग है. तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं. तो द पर्सनल ग्रीवेंस सच एज वर्क प्लेस हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, बुलाइंग एक्सेट्रा जो होता है इज़ नॉट कवर्ड अंडर द विशल ब्लोइंग लॉ अनलेस इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब अगर ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के बिना नहीं हो रहा है तो ये सब भी हमारा विशल ब्लोइंग में नहीं आएगा. पर्सनल में यदि होता है तो ये पर्सनल में आता है. यानी ओवरऑल हम लोग देखते हैं विशल ब्लोइंग का जो मीनिंग है और ये जो लास्ट 3 क्लासेस हम लोग लिए हैं हम लोग बोल सकते हैं विशल ब्लोइंग जो है ये जस्ट विरोध करना होता है किसी भी गलत चीज़ों का, अनएथिकल जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या वो हम लोग जो भी गलत होते हैं रॉन्ग डूइंग्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशंस में, और उसी से अवेयर किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस और अच्छे से डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके. ओके, थैंक यू.